अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कमर हुसैन। नाज़रीन, मैं अक्सर देखता हूं कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन के लिए मोस्टली हायर एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए बाहर के कंट्रीज़ में जो है वो एजुकेशन हासिल करना चाह रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे साउथ कोरिया में, कोरिया यानी चाइना में। तो आज मेरे साथ ऐसी बासलाहियत एक कामयाब शख्सियत मौजूद है जिन्होंने करंटली ही कोरिया का जो है वो स्कॉलरशिप विन किया है अपनी हायर एजुकेशन के लिए, एमफिल टू पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो आज इनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से ये स्कॉलरशिप विन किया है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अप्लाई करने का तमाम प्रोसेस क्या है, ये सारी डिटेल जो है उनसे जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह के मैं अब जो है ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो है जारी करना चाह रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं कामयाब शख्सियात जिन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ से जो है मुख्तलिफ स्कॉलरशिप विन किए हैं, पीएचडी करके आए हैं, तो उनके इंटरव्यूज़ जो है इस चैनल के थ्रू आप तक लाऊँ। जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए जो है रेडी हैं मुख्तलिफ स्कॉलरशिप विन करने के लिए, तो वो इस चैनल के साथ लिंक हो जाएं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों का भी फायदा हो। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुज़ाहिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुज़ाहिर भाई, पहली तो बात आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम जो है हमें दिया, और हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए आई थिंक सो ये बहुत ही एज़ाज़ की बात है कि ऐसी शख्सियात से मिलना जो कि अपनी जो लाइफ में कामयाब हो चुके होते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को जो है वो शार्टली इंट्रोड्यूस करा दीजिए अपने व्यूवर्स को, जो हमें देख रहे हैं। जी, मैंने यूजी टेक्सास से मैकेनिकल किया और मेरा जो बैच है वो 2017 है। 21 के अंदर मैं पास आउट हुआ हूँ। तो अभी जो है मैंने अपना स्कॉलरशिप सिक्योर किया है एमएस लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम के लिए साउथ कोरिया में। तो इंशाल्लाह मार्च के अंदर मेरी क्लास है और इंशाल्लाह मार्च में तकरीबन मैं साउथ कोरिया मूव कर जाऊँगा। अच्छा, पहली चीज़ तो हम जाएँगे कि रिक्वायरमेंट की तरफ। बेसिकली हम रिक्वायरमेंट से फिर आगे चलेंगे। तो स्कॉलरशिप के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में और ख़ास तौर पे कोरिया में क्या रिक्वायरमेंट है स्कॉलरशिप के लिए? देखिए कि जो एशियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान, तो इनके अंदर क्या होता है कि आपने प्रोफेसर्स को ही अप्रोच करना होता है। यानी कि प्रोफेसर्स को आपने अगर अप्रोच कर लिया, प्रोफेसर को कन्विंस कर लिया, मतलब कि आपका एडमिशन सिक्योर हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपने प्रोफेसर्स को मेल करनी होती हैं, और मेल्स का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि आपने उनसे कहना होता है कि मैं आपके सुपरविजन के अंडर अपने या थीसिस जो है या एमफिल या पीएचडी करना चाह रहा हूँ, तो आप काइंडली मुझे चांस दें। तो उसके अंदर मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपके सीवी होते हैं। तो अगर आप एक डिटेल्ड सीवी बनाते हैं, अच्छे से सीवी, मतलब कि जो कोई सीवी आपकी पढ़े उसे पता चल जाना चाहिए कि आपकी लाइफ में आपने अभी तक क्या किया है, और क्या क्या आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं। तो एक जो डिटेल सीवी है मेरे ख्याल में ये सबसे मेन रोल प्ले करती है। अच्छा, इसमें आपने बात की सीवी की, इसके अलावा जो ग्रेड हैं, जीपीए है, वो कितना मैटर करता है इसमें? जीपीए मैटर करता है, बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, मेरे ऐसे दोस्त भी मेरे हैं जिनका सी जीपीए 2.5 से अबव था, 3 से लेस था, तो उन्होंने भी विन किया। और मेरे ख्याल में जो मिनिमम, मेरे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, कि मिनिमम 3 होना चाहिए आपका सी जीपीए, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को वो स्पेसिफाई कर देती हैं कि आपका 3 से अबव होना चाहिए। तो यहाँ एडमिशन तो हो जाता है, आपका स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, लेकिन आगे आपका जो यूनिवर्सिटीज़ का है वो थोड़ा फ़र्क होता है कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती, या किसी बैक सिटी में आप चले जाते हैं, तो सी जी पी ए मिनिमम 3 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक आपने बात की कि अगर हम बाहर के कंट्रीज़ में जाना चाह रहे होते हैं तो बेसिकली हमें वहाँ के प्रोफ़ेसर को अप्रोच करना होता है। लेट्स सपोज़, बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल टेस्ट भी लिए जाते हैं मुख्तलिफ, तो उनके बारे में क्या टेस्ट भी कोई देना पड़ता है? देखिए ना कि प्रोफेसर्स को, ये मैं आपको एशिया की बात बता रहा हूँ कि एशिया के अंदर प्रोफेसर्स को अप्रोच करना पड़ता है। और जब आपको प्रोफेसर आपकी मेल का रिस्पांस करेगा, तो उसके बाद वो आपसे इंटरव्यू लेगा, इंट्रोडक्शन होगा, आपसे बाकी सारी डिटेल्स, ग्रेड वगैरह सब कुछ आपसे बाद में वो डिस्कस करेगा। तो इसके लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का जो है मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आर्ट्स रिक्वायर होता है उनके लिए, और कुछ जो है और अपने अपना टेस्ट लेती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी आपको एडमिशन दे देती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि आप
मतलब कि कौन से टेस्ट देने हैं, कौन से नहीं देने, आर्ट्स चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता हाँ, है। वही जो है वो आइट्स की अक्सर डिस्कशन हो रही होती है कि फॉरेन कंट्रीज में अगर आप एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपका आइट्स जो है वो ज़रूरी है। आई थिंक यही मैं डिस्कशन हाँ कर जी, रहा था। बिल्कुल मेरे ख्याल में कि अगर नहीं भी ज़रूरी तो आपको फॉर एग्जांपल कि अगर यूनिवर्सिटी डिमांड नहीं कर रही आर्ट्स, तो फिर भी आपको करना पड़ता है क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन आजकल ना जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने आर्ट्स ख़त्म कर दिया है, लेकिन जो साउथ कोरिया का है, जो मेरा अपना बताऊँ अपना, तो यूनिवर्सिटी ने आर्ट्स रिक्वायर नहीं किया था। जो आर्ट्स मैंने किया वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट है, और वो 5.5 बैंड है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट आपका 6 होना चाहिए, 6.5 मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, आप थोड़ा-सा हमें ये एक्सप्लेन करेंगे कि आप वहाँ पे जो जा रहे हैं तो कौन-सी मतलब आपका डिपार्टमेंट है, किस आपका सब्जेक्ट में एडमिशन लिया और कौन-सा प्रोग्राम है? यानी एमफिल करने जा रहे हैं, पीएचडी करने जा रहे हैं, तो ये डिटेल में बताएँगे। जो मेरा एडमिशन मेरा हुआ है वो है नैनो मैन्युफैक्चरिंग लैब है, नैनो मटेरियल्स के रिलेटेड। तो ये एमएस लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम है, 5 ईयर प्रोग्राम है। और मोस्टली आजकल ना साउथ कोरिया के अंदर क्या है कि जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं प्रोफेसर्स, वो एमएस लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम के अंदर दे रहे हैं। तो उसका अगर आप जस्ट एमफिल का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है कि स्कॉलरशिप विन करना। लेकिन अगर आपने प्लान किया हुआ है एमएस लीडिंग टू पीएचडी, तो इजीली आप स्कॉलरशिप विन कर सकते हो। एमफिल के लिए क्यों मुश्किल हो जाता है? मतलब कि एमफिल के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एमफिल कोरिया से किया और पीएचडी किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर चले गए, तो पीएचडी के लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप, बहुत बेतहाशा स्कॉलरशिप है पीएचडी के लिए। तो इस वजह से स्टूडेंट फिर क्या करते हैं, उन प्रोफेसर जस्ट एमफिल किया, स्कॉलरशिप लिया और उसके बाद छोड़ के चले गए। अब प्रोफेसर्स को उनका तो कोई बेनिफिट नहीं होता ना इतना ज़्यादा, जितना कि पीएचडी स्टूडेंट का उनको थीसिस का, रिसर्च का फायदा होता है। जी, बिल्कुल वाज़ेह है। हम्म। अच्छा, हमें अब ये बताएँगे आपके बेसिकली हम जब डिग्री कर रहे होते हैं तो हमारी जो मेन चीज़ होती है, फ़ोकस होता है, हमारी जॉब होती है, इसके अलावा हमारा कोई बिज़नेस होता है या इस तरह की कोई हमारी थिंकिंग होती है। तो आप की क्या सोच है आगे फ्यूचर के बारे में? आखिर वहाँ एमफिल टू पीएचडी प्रोग्राम अगर आप कर लेते हैं तो क्या मतलब बाहर के जो स्टूडेंट मुख्तलिफ यही सोच रहे होते हैं कि अगर हम बाहर जाएँगे तो उसके बाद पाकिस्तान में आके जॉब करेंगे या इस तरह की सोच होती है? तो आपकी क्या सोच है मुश्किल में? आप देखें ना, आजकल जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है कि कोई खास पैकेज आपको नहीं दे रही कंपनीज। तो मेरे ख्याल में कि अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्कॉलरशिप पे आप जा रहे हैं, और तकरीबन आप अगर आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आप मंथली 50,000 60,000 सेव कर सकते हैं, खा पी के सारे एक्सपेंसेस निकाल के, इतना स्कॉलरशिप होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आप मतलब कि डिग्री के दौरान भी आपकी जॉब मिल ये जो जाती आप कह है। रहे हैं स्टाइपेंड यानी आपको हाँ, दिया जाता है? स्टाइपेंड दिया जाता है। तो उसके डिग्री के साथ साथ आप जॉब भी तलाश करते रहें, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो, तो मोस्टली क्या होता है कि वहाँ पे जो आपके थीसिस कर रहे होते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं, वो कंपनी के ही प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आपको उन कंपनीज के अंदर ही जॉब्स मिल जाती हैं। अगर वहाँ पे नहीं मिलती, फर्ज किया, तो वहाँ पे अगर आप एजुकेशन में चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। और स्पेशली मेरे ख्याल में कि जो कोरिया है ना, ये रिसर्च के अंदर आई थिंक टॉप पे जा रहा है। तो रिसर्च जो सबसे ज़्यादा वेल नोन है वो साउथ कोरिया की है। जी, ठीक है। हमने आई थिंक सो बहुत ज़्यादा वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और आई थिंक सो बहुत कीमती बातें थी। अब अगर आप हमारे ऑडियंस को बेसिकली हमारे ऑडियंस जो है तकरीबन ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि आई थिंक सो मैट्रिक, एफएससी और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए कोई जो है इसी फॉरेन कंट्रीज़ में स्टडीज़ के लिए ऐसा कोई सबक देना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मतलब कि अगर ये सोच रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो मैं बाहर नहीं जा सकता, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तकरीबन हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई स्कॉलरशिप अच्छे कंट्रीज़ के अंदर भी अवेलेबल हैं, और आप इजीली मूव कर सकते हैं फॉरेन स्टडी के लिए। इतना मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। अगर अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप इजीली स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। जी, शुक्रिया अमज़ैर भाई, आपने अपना कीमती टाइम जो है हमें दिया, हमारे व्यूवर्स को जो है वो बताया। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई थिंक सो आपके मुख्तलिफ क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए। और अगर अब भी मज़ीद भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका मुख्तलिफ फॉरेन कंट्रीज़ में
जो है वो एडमिशन्स के लिए। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरव्यू करने वाला हूँ, मैंने सोचा हुआ है। तो आप के वो क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं पिक करूँगा और वही क्वेश्चन जो है वो आपके सामने पूछा जाएगा और आपके क्लियर होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। शुक्रिया मुज़हर भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, शुक्रिया।